हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछली 2 क्लासेस चली थी कि यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, इनके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने इनके 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पहले उनको जाके देख लें ताकि आपको तीसरा पार्ट और अच्छे से समझ में आए। हालांकि ये तीनों पार्ट अलग अलग एडजेक्टिव्स के यूजेस पे हैं। पहले पार्ट में कुछ अलग एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, दूसरे में कुछ अलग हैं और तीसरे में आज कुछ अलग दिए गए। लेकिन जब तक आप तीनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे आपको सारे एडजेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पार्ट में कुछ हमारे जो बचे हुए एडजेक्टिव्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है एज और सो एज। पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों एडजेक्टिव्स जो हैं ये हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं, यानी ये हमारे नाउन को या नाउन की क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर करने के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक, एज यूज होता है हमारा सिमिलरिटीज या लाइकनेस के लिए, यानी जब आप 2 नाउन्स के बीच में किसी क्वालिटी को इक्वली शेयर करते हैं, यानी सिमिलर ला के खड़ा कर देते हैं, यानी जो क्वालिटी मुझ में है वही किसी और बंदे में भी और उतनी ही है जितनी कि मेरे अंदर है, वहां पे बोला जाता है सिमिलरिटी, यानी कि वहां पे जो एडजेक्टिव यूज होगा वो आपका एज यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अनलाइकनेस। अनलाइकनेस को या हम लोग कह सकते हैं डिसिमिलरिटी, यानी जब आप कोई ऐसी क्वालिटी शो करते हैं किसी ऐसे नाउन में जो दूसरे में नहीं है या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले में है, तो वहां पे यूज होता है हमारा सो और एज। कोई दिक्कत? अब एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई। अब देखो इंटेलिजेंसी जो है, ही और हिज ब्रदर, इन दोनों के बीच में क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी जितनी इसके अंदर है उतनी ही इसके अंदर है, यानी इंटेलिजेंसी जो क्वालिटी है उसको दोनों ने आपस में इक्वली शेयर किया है, दोनों के बीच में ये हमारी एक सिमिलरिटी पाई जाती है। इसीलिए यहां पे हमने क्या यूज किया है? एज और एज यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट है दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन। ये शर्ट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेरी शर्ट अच्छी है। अब देखो यहां पे सो एज, क्योंकि अच्छी तो है लेकिन मेरी वाली ज्यादा अच्छी है और ये शर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे अनलाइकनेस आ गई, यानी कि डिसिमिलरिटी आ गई कि कोई क्वालिटी तो दोनों में है भाई, अच्छे दोनों कपड़े हैं, लेकिन एक कपड़ा कम अच्छा है दूसरा कपड़ा ज्यादा अच्छा है और सिमिलरिटी में दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए यहां पे क्या यूज हुआ है? सो और एज। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा होल और ऑल। इसके कुछ रूल्स हैं जो अलग अलग करके मैंने आपको डिफाइन किए। जैसे द इज यूज्ड बिफोर होल। होल वर्ड को अगर आप किसी नॉर्मल कॉमन नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो उसके पहले आपको दा लगाना होता है। ये आपने बेसिकली हर एग्जाम्पल में देखा होगा। लेकिन एक इसमें नई चीज क्या है? बट व्हेन होल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन, ऑफ इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर होल। लेकिन अगर होल का यूज कॉमन नाउन की जगह पे प्रॉपर नाउन के साथ किया जा रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको दा तो लगाना ही लगाना है होल के पहले, लेकिन होल के तुरंत बाद आपको ऑफ लगा देना है। जैसे ही वेस्टेड द होल डे। अब डे जो है ये हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है होल, तो होल के पहले क्या लग गया? दा लग गया, यानी कि पहला वाला रूल। ठीक है, द होल ऑफ इंडिया मोर्न्ड द डेथ ऑफ राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी की मौत पे पूरे देश ने विलाप किया, यानी पूरा देश हमारा मौन हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इंडिया जो है ये हमारा कॉमन नाउन नहीं है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले अगर होल लगा है तो होल के पहले दा और होल के तुरंत बाद ऑफ लग जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल यही लिखा हुआ है कि जब भी हमारा होल जो है प्रॉपर नाउन को स्पेशलाइज करेगा तो उसके तुरंत बाद ऑफ जरूर लगाना है, और अगर कॉमन नाउन को स्पेशलाइज कर रहा है तो उसके पहले सिर्फ दा लगा के छोड़ देना है। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑल पे। When all is used for plural noun, जब all का यूज प्लूरल नाउन को स्पेशलाइज करने के लिए किया जाता है, the is used after all, तो the का यूज all के बाद किया जाता है। होल के केस में क्या होता है? होल का यूज जब कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए होगा तो द का यूज होल के पहले हो जाता है, और ऑल का यूज जब प्लूरल नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है तो द का यूज ऑल के बाद में होता है। बस ये छोटा सा अंतर है दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट इसका ऑल का रूल है फॉर पजेसिव नाउन और प्रोनाउन, ऑल इज यूज्ड बिफोर इट। इट यहां पे पजेसिव नाउन और प्रोनाउन के लिए आया है। ठीक है, तो यानी जब हम ऑल का यूज किसी पजेसिव नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं तो उस ऑल को हम उस पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले लगा देते हैं। दा का कोई खेल नहीं होता है, सिर्फ पजेसिव नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा देते हैं। जैसे
ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, ये आपका पहला वाला रूल है कि व्हेन ऑल इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। अब देखो जो गर्ल्स हैं वो हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को जैसे ही ऑल ने स्पेसिफाई किया क्या हो गया, द का यूज जो है वो ऑल के तुरंत बाद हो गया, जबकि होल में क्या होता है, द का यूज होल के पहले हो जाता है। नेक्स्ट है ही स्पेंट ऑल हिज मनी। अब देखो यहां पे जो हिज है ये आपका एक पजेसिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इसने पजेशन किया है मनी के ऊपर, ठीक है। तो हिज हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो सिंपल सी बात है, जब पजेसिव प्रोनाउन को ऑल ने स्पेसिफाई किया है तो ऑल के पहले बाद में कहीं दा की कोई बात नहीं हुई है, सीधे सीधे ऑल हमारा जो है वो पजेसिव प्रोनाउन के पहले आ गया है, ठीक। ऐसे ही यहां पे केस पजेसिव नाउन के साथ भी होता है। यहां पे अगर रामाज पेन या श्यामाज पेन या रामाज मनी ऐसे होता तब भी ऑल रामाज मनी हो जाता, ठीक, क्योंकि पजेसिव नाउन या प्रोनाउन दोनों के जस्ट पहले ऑल का यूज हो जाता है। फिर है फार्दर, फारदेस्ट और फर्दर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें बहुत इजी है, बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें पकड़ना है कि फार्दर और फारदेस्ट जो होता है वो यूज होता है डिस्टेंस के केस में, और फर्दर जो यूज होता है वो होता है एक्शन या इंफॉर्मेशन के केस के यूज में, यानी एक्शन और इंफॉर्मेशन कैसी, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों का मतलब होता है बाद में, लेकिन ये होता है आपका डिस्टेंस में बाद में, और ये आपका होता है समय के बाद में, ठीक। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, आगे किसी भी मतलब अगली कार्यवाही की जरूरत नहीं है। तो यहां पे एक्शन जो है वो समय के साथ यूज हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगा है, फर्दर लगा है, ना कि फार्दर लगा है। जो क्वेश्चन बना के देता है वो फार्दर और फर्दर में देता है, क्योंकि फारदेस्ट तो अलग ही है। फिर है इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन से सबसे दूर जगह है, ठीक है। यहां पे जो फारदेस्ट यूज हुआ है वो बाई फार के केस में यूज हुआ है, फार का मतलब होता है दूरी, ठीक। तो डिस्टेंस यानी मच फार, ठीक है, डिस्टेंस के केस में फार्दर होता है और फारदेस्ट होता है। फार्दर मतलब किसी चीज से, जब किसी प्लेस से आप कंपेयर करके डिस्टेंस दिखाएंगे तो वहां पे फार्दर हो जाएगा, और जब किसी प्लेस को आप सबसे दूर दिखा देंगे वहां पे आपका फारदेस्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू या ओइंग टू, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, जैसे ड्यू टू और ओइंग टू, ये आपको लगभग दोनों बिकॉज या कॉज के सेंस में यूज होता है, कारण के सेंस में, लेकिन ड्यू टू जो यूज होता है वो आपका रिजल्ट के सेंस में होता है कि कोई चीज अगर घटित हुई है या कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो किस रीजन से हुआ है, उस इंसिडेंट का रिजल्ट क्या निकल के आया है, वहां पे आप लगाएंगे ड्यू टू। और जहां पे सिर्फ ये पूछा जाए कि वो इंसिडेंट किस रीजन से हुआ, इसके रिजल्ट की कोई बात नहीं की जाएगी, वहां पे आएगा ओइंग टू, ठीक। अब इनका यूज देख लेते हैं। ड्यू टू का यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद हमारा यूज होता है ड्यू टू। और जो ओइंग टू होता है वो यूज होता है हमारा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के हमेशा शुरुआत में। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंसी यानी वो चीजों को इग्नोर किया करता था, वो चीजों को बहुत हल्के में ले जाता था। अब देखो यहां पे ही फेल्ड, वो फेल हो गया, पहले हमको रिजल्ट बता दिया गया, तो जैसे रिजल्ट बताया गया हम क्या यूज करेंगे, ड्यू टू यूज करेंगे, यानी ही फेल्ड, वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, अपनी नेग्लिजेंसी के कारण वो फेल हो गया, ठीक है। इसमें देखो आप यहां पे जो ये ही फेल्ड है ये आपका रिजल्ट है, और जैसे रिजल्ट बताया जाता है वहां पे हमारा क्या यूज होता है, ड्यू टू यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी ही फेल्ड। अब देखो यहां पे ओइंग टू का मतलब रीजन, बिकॉज ऑफ, किस कारण से वो फेल हुआ। अब यहां पे ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी, ओइंग टू हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में लग गया है, अपनी नेग्लिजेंसी के कारण। अब यहां पे रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है कि वो फेल हुआ हो, कोई दूसरा रिजल्ट भी निकल के आ सकता है, यानी रिजल्ट हमारा उसमें कोई मैटर नहीं करता है। ओइंग टू में हमारा मैटर क्या करता है, रीजन मैटर करता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ, यानी किस कारण से कोई इंसिडेंट घटित हुआ है, और रिजल्ट जब मैटर करेगा तब हमारा यूज हो जाएगा ड्यू टू, ठीक। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजेक्टिव्स मैंने आपको और बता दिए हैं। अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसे नए एडजेक्टिव्स निकल के आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे और पूछे जा सकते हैं तो मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा। अदरवाइज आपका यूजेस ऑफ एडजेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इन एडजेक्टिव्स के बाहर कोई भी स्पॉटिंग एरर नहीं आएगा। जितने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स थे जिनको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो मैंने आपको तीनों पार्ट्स में करा दिए हैं। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट्स पसंद आए होंगे। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।